So, very good afternoon to all of you. Guys, I hope आप लोग की तैयारियां बहुत अच्छी से चल रही हो. काफ़ी गैप मिल गया आप लोग को और अभी भी पूरा 1 मंथ बाकी है, तो आप लोग चाहो तो अभी और अच्छे से तैयारी कर सकते हो. एक चीज़ बोलूँगी, लास्ट के 15 to 20 डेज में कुछ नया मत पढ़ना कि मैं अब ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, सारा हौच पौच हो जाता है. हाँ, आपको लगता है कि मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, मेरे को अब कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने 2-4 टॉपिक जो छोड़ दिए वो कर लूँ. जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश था, मैंने सारी तैयारी कर ली थी, पर मैंने 5 टॉपिक छोड़े हुए थे. तो मैं एग्ज़ाम से जाने से पहले 2 घंटे पहले वो टॉपिक पढ़ के गई थी और मेरे को याद थे वो इसीलिए क्योंकि है ना माइंड बिल्कुल फ्रेश था. तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. दूसरी बात, एक काम ज़रूर करना, 1 मंथ बाकी बचा हुआ है, 2 आंसर डेली लिखना स्टार्ट कर दो थ्योरी पेपर्स के. थ्योरी पेपर्स के 2 आंसर डेली लिखोगे ना तो आप लोग के मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे 10 to 15%. ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लो कि हमें डेली 2 आंसर तो लिखने ही लिखने हैं. भले मैं पूरा दिन नहीं पढ़ी पर मैं वो आंसर लिख लूँगी जो मैंने पढ़े हुए हैं पहले से टॉपिक्स, उसमें से 2 आंसर लिख लूँगी. डेली 2 आंसर तो राइटिंग पैटर्न स्टार्ट कर दो अब, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा. 30 डेज ये काम करो. क्लियर? 30 डेज भी डेली 2 आंसर लिखोगे तो 60 आंसर्स ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे. क्लियर? ईमानदारी रखो अपने साथ. इंस्टा व्हाट्सएप पढ़ते टाइम प्लीज़ मत चलाओ, क्योंकि आपको लगता है मैं 2 मिनट चला रही हूँ, लेकिन वो 2 मिनट क्या होता है आपके 10 मिनट ख़राब कर देगा, आपको 2 मिनट पता नहीं चलेगा. दूसरी बात, आपका ध्यान वहीं रहेगा. थोड़ा सा इन चीज़ों से आप दूर रहो. अब 1 महीना तो बिल्कुल दूर रहो. ठीक है गाइस, हम लोग यहाँ पे अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं. मेनली अपने 4 चैप्टर्स में अमेंडमेंट है, मतलब मेरे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट है. लेकिन आप लोगों का गुड लक ये है कि मैंने आपको अमेंडेड ही पढ़ाया है. जैसे ओडीआई पूरा अमेंडेड था और ओडीआई पूरा अमेंडेड था तो मैंने आपको पूरा अमेंडेड ही पढ़ाया है, तो आपको दोबारा अमेंडमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एफटीपी पूरा अमेंडमेंट था तो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, और एफटीपी पूरा अमेंडेड है तो मतलब आप लोगों को दोबारा अमेंडमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये आपका गुड लक है कि अपन ने पहले एफटीपी नहीं पढ़ा. ठीक है, उसके बाद हमने कंज्यूमर और कंपटीशन 2 एक्ट्स में छोटा सा अमेंडमेंट है. कंज्यूमर का भी मैंने करा दिया है, बस कंपटीशन का कराना है. ठीक है, कंज्यूमर का 1-2 स्लाइड्स है, बाकी तो सारा मेजर कंपटीशन एक्ट है. तो कंपटीशन एक्ट में आप लोगों ने एक वर्टिकल अग्रीमेंट पढ़ा था, जिसमें टाइप्स ऑफ वर्टिकल अग्रीमेंट थे 3. टी से क्या था? टाइन अग्रीमेंट. ई से क्या था? एक्सक्लूसिव सप्लाई. ई से क्या था? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. फिर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. ठीक है ना? और हाँ जी, तीर आर. ठीक है, एक्सक्लूसिव क्या? हाँ, अब सुनो, इसमें एक टॉपिक था रीसेल एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट और एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट. तो एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट को इसको थोड़ा चेंज कर दिया है. क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट कर दिया. अब ध्यान से सुनना, आपको एक चीज़ बोली गई थी एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट में कि आप मेरे अलावा किसी और का सामान नहीं बेचोगे. जैसे बाटा के जितने भी आउटलेट है वो ये बोलते हैं कि सिर्फ बाटा का सामान बेचोगे और किसी का नहीं बेचोगे. आईफोन के आउटलेट है वो क्या बोलते हैं, आईफोन का सामान बेचोगे, किसी और का नहीं बेचोगे. तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैन्युफैक्चरर को रेस्ट्रिक्शन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम आ रही थी हमारे रिटेलर्स को कि बाटा की इतनी सेल ही नहीं है. अगर वो सिर्फ बाटा का शूज़ बेचेंगे तो बाटा की इतनी सेल ही नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे. ऐसे आईफोन की इतनी सेल ही नहीं है तो वो आईफोन खाली बेचेंगे तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे. भाई वो अपना पूरा दिन तो दे ही रहे. तो अब यहाँ पे सप्लाई को वर्ड चेंज करके डीलिंग कर दिया है. डीलिंग का मतलब होता है कि अगर आप इस एरिया में मुझे सामान बेच रहे हो तो मेरे अलावा किसी और को ये एजेंसी नहीं दोगे. अगर आपने एक ही एरिया में 4 एजेंसीज खोल दी बाटा की तो फिर हमारे सेल होती नहीं है, और सेल होती नहीं तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे. तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया है तो उस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ मुझे ही दोगे और किसी को नहीं दोगे. तो पहले क्या होता था, सिर्फ मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और रिटेलर्स पे कंडीशन लगाता था. अब उल्टा भी लग सकता है, रिटेलर्स और सप्लायर भी मैन्युफैक्चरर पे कंडीशन लगा सकते हैं कि आप हमारे अलावा किसी और को प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, क्योंकि अगर आप सबको बेचोगे तो फिर हमारा प्रॉफिट नहीं होता. तो सप्लाई को वर्ड चेंज करके डीलिंग कर दिया गया. तो एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट कर दिया है. इंक्लूड एनी अग्रीमेंट रेस्ट्रिक्ट इन एनी मैनर द परचेजर एंड सेलर. पहले तो सिर्फ 1 वे था ये, अब ये क्या हो गया? 2 वे. अगर मैं तुम्हारा माल
मैं तुम्हारे अलावा किसी और का मटेरियल नहीं बेचूंगा, तो तुम्हारे पे भी कंडीशन लगती है कि तुम मेरे अलावा किसी और का मटेरियल नहीं, मेरे अलावा किसी और का मटेरियल नहीं बेचोगे, मेरे अलावा, ठीक है। As a case may be in the course of trade from acquiring or selling or otherwise dealing in any goods and service other than those of seller or purchaser or any other person as a case में भी। ये पढ़ लो, ये अमेंडमेंट आ गया। जैसे बाटा वाला बोलेगा कि तू मेरे अलावा किसी और का सामान नहीं बेचेगा, वो वैलिड था ना वर्टिकल में। तो मान लो मैंने बाटा की एक आउटलेट खोल रखा है, तो मैं बाटा पे ही कंडीशन लगा सकती हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी और को ये आउटलेट की परमिशन नहीं दोगे इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर मान लो एक ही जगह पे 4 मैकडी खुले होंगे तो सेल कहाँ होंगी? उससे नहीं, क्या मतलब बाटा कपड़ों का? हाँ तो सेम प्रोडक्ट कहाँ हुआ? हाँ जैसे शूज़, बाटा शूज़ का है तो उसने मुझे एजेंसी दे दी है जयपुर की, तो वो किसी और को एजेंसी नहीं देगा। अब जयपुर बहुत बड़ा है तो उसमें एक से ज़्यादा तो चाहिए होंगे खैर एजेंट, तो 3-4 रख लेगा, हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू विथ एक्विजिशन ऑफ एनी कंट्रोल शेयर वोटिंग राइट ऑफ एन एंटरप्राइज मर्जर अमालगमेशन एक्सीडिंग 2000 रुपीज़। ये मैं आपको एक अमेंडमेंट समझ में आ गया है ना। एक अमेंडमेंट ये आया है कि आपको मैंने कार्टेल में सेक्शन 6 पढ़ाया था। सेक्शन 6 में मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी दो एंटरप्राइजेस आपस में एक्वायर्ड कर रही है एक दूसरे को, तो उसकी असेट और उसकी टर्नओवर की लिमिट अलग थी। क्या थी? 2000 और 8000। और अगर ग्रुप लेवल पे तो 2000 और 6000, और ग्रुप लेवल पे तो हाँ 8 और 24, ठीक है, ये करवा दी थी मैंने आपको। अब इसमें एक लाइन और जुड़ गई है, अगर आप किसी के बिजनेस को परचेज कर रहे हो, अमालगमेट कर रहे हो, या किसी भी तरीके से छोटे बिजनेस को भी खरीद रहे हो, तो आपको असेट और टर्नओवर की लिमिट नहीं देखनी है। आपको असेट और टर्नओवर की जो लिमिट दी हुई थी ना 2, 6, 8, 24 जो भी दी हुई थी, वो लिमिट को छोड़ के आपको एक और लिमिट देखनी है। अगर उनका जो एक्विजिशन का कॉस्ट है वो 2000 से ज़्यादा करोड़ का आ रहा है तो आपको सीसीआई को बताना पड़ेगा। ये सेक्शन 6 में अमेंडमेंट आ गया है। देखो, वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ एनी कंट्रोल। आप किसी कंपनी के कंट्रोल को खरीद रहे हो, शेयर्स को खरीद रहे हो, वोटिंग राइट को खरीद रहे हो, या एसेट को खरीद, एसेट तो पहले भी था, ठीक है, मर्जर कर रहे हो, अमालगमेशन कर रहे हो, वो 2000 6000 देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको असेट वसेट देखने की जरूरत नहीं, अब तो सीधा बस एक लिमिट डाल दी है, 2000 से ज़्यादा करोड़ होगा तो आपको बताना पड़ेगा। वो लिमिट तो है ही, लेकिन अगर आप किसी छोटे बिजनेस को खरीद रहे हो तो उसकी असेट इतनी होती ही नहीं है, तो आपका वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन होता होगा ना, परचेज कंसिडरेशन। खरीदोगे तो पैसे दोगे ना उसको, तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अगर 2000 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपको फिर किसको बताना पड़ेगा? सीसीआई मामू को इंटीमेट करना पड़ेगा। आई के पास हमें आगे देखो, इसकी आगे कंडीशन दे रखी है, प्रोवाइडेड that the enterprises which is acquired, जिसको आप खरीद रहे हो, provided the enterprises which have been acquired, जिसको आप खरीद रहे हो, take control और merger of such substantial business in India। जिसको आप खरीद रहे हो या जो आपको खरीद रहा है, दोनों में से एक कंपनी कहाँ की होनी चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए, और इंडिया में उसका क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, इंडिया में उसका सब्सटेंशियल बिजनेस होना चाहिए। जैसे भले ही व्हाट्सएप बाहर की कंपनी है, लेकिन उसका बहुत मेजर पार्ट कहाँ से आता है? इंडिया से आता है, तो सब्सटेंशियल कंट्रोल है ना इंडिया का उस पर, तो ऐसे में आपको बताना पड़ेगा। तो कभी भी कोई दो कंपनी एक दूसरे को परचेज या सेल करवा रही है, तो वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो पहले सीसीआई को बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। सीसीआई को तो तब बतानी पड़ती है जब असेट या टर्नओवर में चेंज आता है। अब तो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू का मतलब होता है सिंपल जो परचेज कंसिडरेशन अगर 2000 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सीसीआई को बताना पड़ेगा। बस एक याद रख लेना कि जिसको खरीद रहे हो उसका कंट्रोल या उसका सब्सटेंशियल बिजनेस कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। वो तो ये था कि आप 2000 करोड़ से आप लोग अपने आप ऑलरेडी लिमिट से ज़्यादा हो। अगर आप खुद लिमिट से ज़्यादा हो, जैसे रिलायंस अपनी के पास असेट 2000 करोड़ ऑलरेडी होगी, तो अगर आप किसी छोटी कंपनी को खरीदते हो तो बताने की जरूरत नहीं, उसमें 1000 का टर्नओवर था और 350 करोड़ की असेट्स। ये तो एक नॉर्मल बात कर रहा है कि आपको असेट वसेट चेक करने की जरूरत नहीं है, 2000 करोड़ एक्सीड करे आपको बताना पड़ेगा।
और याद रख लेना कि जिसको खरीद रहे हो वो क्या, उसका सब्सटेंशियल बिजनेस का होना चाहिए, इंडिया में। हो जाएगा। नो कॉम्बिनेशन, अच्छा एक लिमिट मैंने आपको, ये सारे ना एक्चुअली मर्ज हो चुके हैं तो ये मैंने डाल दिया सेक्शन 6 का, ये भी कौन सा है, सेक्शन 6 का। हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन का है, सीसीआई का है। आपको एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि अगर आपका असेट या टर्नओवर 2000, 8000, 6000, 24000 से लिमिट से ज्यादा जा रहा है तो आपको सीसीआई मामू को बताना पड़ेगा। सीसीआई मामू को आप कैसे बताते थे, 30 डेज में। आपकी जो भी मीटिंग होती थी ना, बोर्ड मीटिंग है या कोई अग्रीमेंट हुआ होगा, उसके 30 डेज में आपको सीसीआई मामू को बताना पड़ेगा। अब सीसीआई मामू को थोड़ा टाइम दिया जाता है कि सीसीआई मामू सोचे भी तो सही कि आपको मर्ज करवाना है या आपको मर्ज नहीं करवाना है। तो उसको 210 डेज दिए जाते थे, याद है, 210 दिन दिए जाते थे। अगर 210 दिन में सीसीआई मामू कुछ जवाब नहीं देता था तो उसको डीम्ड यस माना जाता था, याद है, ठीक है। इस 210 डेज को चेंज करके 150 डेज कर दिया गया। इस 210 डेज को चेंज करके 150 डेज रह गया, क्योंकि हर बार हर बैच में मेरे भी ऐसे ही बच्चों के क्वेश्चन आते थे कि मैम पूरे प्रोसीजर के नंबर ऑफ डेज को जब हम ऐड करते तो 102, 105 डेज कुल बन रहे, तो हमने 210 डेज क्यों ले रखे, बहुत ज़्यादा नहीं है तो 150 कर दिया, उसको कम कर दिया, ठीक है। नो कॉम्बिनेशन शैल कम इनटू इफेक्ट अंटिल 150 डेज हैज बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस हैज बीन गिवन टू सीसीआई। एक बार देख लो, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं आया तो पूछो। मैक्सिमम वो 210 डेज मैक्सिमम थे, उसको हटा के 150 डेज कर दिए गए। Done? The commission shall within 30 days from the date of prima facie opinion। अब सुनो मेरी बात, जब आप सीसीआई को नोटिस भेजते थे तो सीसीआई आपको अगले 30 दिन में नोटिस भेजता था और बोलता था कि मैं ये कॉम्बिनेशन क्यों करूं, याद आ रहा है। सीसीआई को मैक्सिमम कितने दिन मिलते हैं, 210 डेज, जिसको चेंज करके अब क्या कर दिया 150 डेज। लेकिन उसके साथ एक और प्रोविजन डाल दिया गया, भाई 150 दिन तो आपको मिलेंगे, लेकिन पहले 30 दिन में आपको एक प्राइमा फेसी ओपिनियन, प्राइमा फेसी मतलब 100% सही हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, पहले 30 दिन में आपको प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाना पड़ेगा कि जो आप लोग मर्जर करवा रहे हो कहीं वो किसी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा। पहले 30 दिन में प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाना पड़ेगा कि जो आप मर्जर करा रहे हो, जो आप एक्विजिशन करा रहे हो, क्या वो मार्केट को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, मैं ये बोल रही हूँ कि पहले 30 दिन में आपको सोचना पड़ेगा, एक प्राइमा फेसी नोटिस बना के तो देना ही पड़ेगा। पढ़ लो एक बस पॉइंट को भी, पहले ये नहीं था प्राइमा फेसी वाला पॉइंट। हाँ 30 डेज और आगे के 120, बिल्कुल सही। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एक बार देख के लग रहा है कि मार्केट को अफेक्ट करेगा, एक बार देख के लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन को खराब करेगा, 100% कंक्लूसिव नहीं है। हो जाएगा। इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय कमीशन और प्रपोज मॉडिफिकेशन। अब आपको याद हो तो सीसीआई क्या करता था, आपको फिर मैं पूरा प्रोसेस ही याद दिला देती हूँ आपको नोटिस भेजता था, फिर आप 7 दिन में रिप्लाई करते थे, फिर आप 7 दिन में रिप्लाई करते थे, उसके बाद वो नोटिस न्यूज़पेपर में डलवाता था, फिर न्यूज़पेपर वाले रिप्लाई करते थे, उसके बाद 45 डेज में ऑर्डर पास होता था, ये पूरा प्रोसेस था। फिर सीसीआई ऑर्डर जब पास करता था वो कंफर्म कर सकता था, मॉडिफाई कर सकता था और सेट असाइड कर सकता था। अगर मॉडिफिकेशन वाला ऑर्डर पास होता है, where the commission is an opinion that combination is likely an appreciable adverse effect on competition। अगर सीसीआई मामू को लगता है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मार्केट को एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, तो इट शैल इशू अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन टू द पार्टी। क्या क्या पॉइंट आपके अग्रीमेंट में खराब है वो बता देगा उसको। आइडेंटिफाई सच एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, डायरेक्ट द पार्टी टू एक्सप्लेन विद इन 25 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ व्हाई द कॉम्बिनेशन शुड अलाउ टू द इफेक्ट। ध्यान से सुनना, सीसीआई आपको स्टार्टिंग में एक नोटिस भेजता था 30 डेज में
कि मैं आपको क्यों कॉम्बिनेशन अलाउ करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉम्बिनेशन गलत है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना? उसको 25 दिन कर दिया गया, उसको 25 दिन कर दिया गया, है ना? उसको 25 दिन कर दिया गया। अब सुनो, पूरा प्रोसेस मैं यहीं लिख देती हूँ। सबसे पहले आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग के कितने दिन में सीसीआई मामू को बताना है? 30 दिन में, ठीक है? 30 दिन में आपको 30 डेज में आपको सीसीआई मामू को बताना है। सीसीआई मामू को जैसे ही आप बताते हो, सीसीआई मामू के पास मैक्सिमम कितने दिन हो गए? 150 डेज। 210 डेज को हटा के 150 डेज हो गए। अब सीसीआई मामू आपको एक नोटिस भेजता था, प्राइमा फेसी नोटिस भेजेगा कि आपका क्या है, ये पहले नहीं था, अब आया ना, प्राइमा फेसी नोटिस है, ठीक है? ठीक है, प्राइमा फेसी नोटिस भेजेगा और ये बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, जो हमारा है एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, AACE, याद आ रहा है? एप्रीशिएबल एडवर्स कितने दिन में बताएगा? ये 30 दिन में, ये बताना ही पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे सीसीआई मामू आपको क्या बोल सकता है? मॉडिफिकेशन। सीसीआई मामू कभी भी आपको मॉडिफिकेशन के लिए बोलेगा ना, कभी भी, तो आपको कितने दिन में बोलना है रिप्लाई? रिप्लाई करना होता था पहले 30 डेज में, अब 25 डेज, बस ये बात बोली गई। डन? एक बार देख लो इसको, चलो हटा दूं कि नेक्स्ट, where the party to the combination considers such appreciable adverse effect on competition can be eliminated by suitable modification। फिर पार्टीज को क्या करना पड़ेगा? 25 दिन के अंदर तो सुटेबल मॉडिफिकेशन करके देना पड़ेगा और फिर सीसीआई को सबमिट करना पड़ेगा स्टेटमेंट। आगे क्या बात समझे? कमीशन डज नॉट एक्सेप्ट सच मॉडिफिकेशन सबमिट बाय द पार्टी, इट शैल विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रपोज मॉडिफिकेशन कम्युनिकेट द पार्टीज वाई द मॉडिफिकेशन नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट द एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन। अब क्या होगा, आपने 25 दिन में रिप्लाई कर दिया, अगर कमीशन को आपका मॉडिफिकेशन बढ़िया नहीं लगा, उसने क्या बोला, आपने जो मॉडिफिकेशन किया वो सही नहीं है, तो अगले 7 दिन में आपको ये बात बोल देगा, अगले 7 दिन में कि जो आपने मॉडिफिकेशन करके दिया है वो सही नहीं है, तो आपको फिर दोबारा उसको मॉडिफिकेशन करके देना पड़ेगा। कितने दिन में? 12 दिन में। तो पहले नोटिस आपके पास आएगा, नोटिस आने के बाद आपको कितने दिन में मॉडिफिकेशन करके देना पड़ेगा? 25 दिन में। फिर कमीशन के पास आप रिप्लाई करोगे 25 दिन के अंदर अंदर, वो 25 दिन के अंदर अंदर जब आप रिप्लाई करते हो उसके बाद कमीशन आपको 7 दिन का टाइम लेगा कमीशन की, मैं देखूँ आपने जो मॉडिफिकेशन किया वो सही है या नहीं। अगर आपने मॉडिफिकेशन सही नहीं किए तो कमीशन फिर आपको नोटिस भेजेगा, 7 दिन में, 7 दिन में फ्रॉम द डेट, देखो ना, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रपोज मॉडिफाइड। 7 दिन के अंदर द कमीशन आपको क्या बोल देगा कि इसको सही करके दे दो, कमीशन के पास 7 दिन है, ठीक है? अब आपको कितने दिन में सही करके देना है? 12 दिन में, ठीक है? ये पूरा प्रोसेस आ गया। डन? हाँ डालेंगे ना। Provided that commission shall evaluate such proposal for modification within 12 days of receipt of such, तो वही है वापस 12 दिन में कमीशन चेक करेगा। ये पता नहीं कहाँ से टाइम लाए, 7 दिन 12 दिन फिर 12 दिन, ठीक है? 30 डेज वाला बिल्कुल सही था वैसे। Provided further that commission suo motu propose appropriate modification to the combination may be considered to the parties, ये हो गया ऑलरेडी। प्रोवाइडेड फर्दर, अब आपको याद है सीसीआई से परेशान होते थे आप लोग तो कहाँ अपील लगाते थे? एपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है? सीसीआई से परेशान होते तो कौन से एपीलेट ट्रिब्यूनल में कोर्ट में केस लगता था? NCLAT, याद आ रहा है? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सीसीआई से परेशान होने के बाद आप लोग कहाँ केस लगता था? NCLAT। एक मिनट रुक जाओ, ये आपका सीसीआई मामू है, इससे परेशान हो तो अपील कहाँ लगाओगे?
अपील लगा देते NCLAT में। पहले कोई फीस नहीं थी, जो फीस NCLAT बोलता था वही लगती थी। अब एक चीज़ बोल दी गई है, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती थी हर कोई NCLAT पहुंच जाता है, और हर कोई जब NCLAT पहुंच जाता है तो उनका बर्डन बढ़ जाता है। तो अब ये बोला गया है कि जितना भी CCI ने तुम पे पेनल्टी लगाई है ना, जितना CCI ने तुम पे पेनल्टी लगाई उसका 25% जमा कराओ, फिर आना हमारे पास। क्योंकि CCI ने मान लो तुम पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, तुमको पता है मैं गलत हूँ, उसके बाद भी तुम NCLAT चले जाते थे। क्यों? NCLAT में फीस क्या लगेगी, 1000 रुपये 2000 रुपये, तुम 1 करोड़ देने से तो बच गए ना फिलहाल। अब NCLAT 6 महीने केस खींच जाएगा तो 6 महीने तक तुम्हें वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तुम 6 महीने में और कुछ जुगाड़ उगाड़ कर लोगे। तो इसलिए ये बोल दिया गया है कि अब CCI मामू ने जो भी तुम पे पेनल्टी लगाई है ना, उसका 25% तुम्हें NCLAT में जमा कराना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम डिपॉजिट कुछ कराते नहीं थे तो तुम आराम से आ जाते थे। अब जब आओगे जब पैसे लेके आओगे, वरना तुम क्या करते हो, डिले पे डिले करते हो केस, क्योंकि तुम्हें पता है आगे तो मैं हारने वाला हूँ, लेकिन डिले जानबूझ के होता है। तो देखो, प्रोवाइडेड फर्दर नो अपील बाय द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे अमाउंट in terms of an order of commission shall be entered in appellate tribunal unless the appellant has deposited 25% of amount in the manner directed by appellate। आ गई बात समझ? खत्म होता है यहाँ पे? नहीं, अभी है एक टॉपिक। इतना हो गया पक्का? कौन कौन से अमेंडमेंट बता दिए? एक तो मैंने एक्सक्लूसिव सप्लाई को चेंज करके एक्सक्लूसिव क्या कर दिया गया है, अब डीलिंग कर दिया गया, ठीक है, एक्सक्लूसिव डीलिंग कर दिया गया इस पॉइंट को, ठीक है। दूसरी बात, लिमिट वो चलेगी 2000, 6000, 8000, 24000, लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि अगर आपने किसी छोटे मोटे बिजनेस को भी एक्वायर किया और उसका टर्नओवर 2000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो परचेज कंसिडरेशन 2000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो बताना पड़ेगा। CCI के जो 210 दिन थे वो कितने हो गए, 150 दिन हो गए। CCI को अब प्राइमा फेसी नोटिस भेजना पड़ता है 30 डेज में। अगर कोई भी अमेंडमेंट करवाना है तो मॉडिफिकेशन के लिए बोल दो, आपको कितने दिन में करना पड़ेगा, 25 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज में CCI इंटीमेट कर देगा, फिर आपको नेक्स्ट 12 डेज में, और फिर नेक्स्ट 12 डेज में CCI को लास्ट मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा NCLAT में जाते तो कितना पैसा लेके जाना पड़ेगा कम से कम। अब कार्टल जो थी ना आपकी, उसकी डेफिनेशन में चेंज आ गया। कार्टल में ये बोला था 2 बड़े प्रोड्यूसर मिलते हैं तो वो कार्टल होता है, 2 बड़े डीलर मिलते हैं तो कार्टल होता है। सेम लेवल पे जब भी कोई मिलते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं कंज्यूमर को दिक्कत दे रहे हैं, प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो उसको कार्टल बोलते हैं। अब ये बोला गया 2 लोगों को मिलवाने वाला भी कार्टल में इंक्लूड है। जैसे तुम एक बड़े प्रोड्यूसर हो पेट्रोल के और वो भी एक प्रोड्यूसर है पेट्रोल की, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो तुम दोनों आपस में कार्टल नहीं करोगे, या तुम लोग जानते हो पर तुम कार्टल जानबूझ के नहीं करोगे, क्योंकि तुमको पता है अगर हम लोग फंस गए तो हम लोग किसके अंडर में आ जाएंगे, CCI के। तो तुमने मुझे ढूंढा, मैं एक नॉर्मल पर्सन थी, लेमैन इंसान थी। अब लेमैन पर्सन होने की वजह से मैं कार्टल में कभी नहीं फंसूंगी, तो तुमने क्या किया, मुझसे डीलिंग की, और तुमने भी किससे की, मुझसे डीलिंग की। मैंने क्या डीलिंग की कि मैं तुम्हारा पेट्रोल में कितने का बेचूंगी, जो भी रेट है इससे ज़्यादा का ही बेचूंगी, इससे कम का नहीं बेचूंगी। और तुमसे भी मैंने सेम डीलिंग कर दी कि तुम्हारे पेट्रोल का रेट मैं इससे ज़्यादा का नहीं बेचूंगी। एक तरीके से दिख रही ना, इनडायरेक्ट वे में मैं तुमको आपस में मिला रही हूँ। तो इंटरमीडियरीज पे भी आजकल कार्टल अप्लाई हो गया। अगर कोई 2 लोगों को मिला रहा है, 2-3 कंपनीज का इनडायरेक्ट वे में अग्रीमेंट करवा रहा है, जैसे इसका भी मेरे साथ हो जाएगा, इसका भी मेरे साथ, आपस में तो इनका हुआ नहीं, तो ये कार्टल में फंसते नहीं थे, अब फंसेंगे। तो देखो, कार्टल इट ऑल्सो इंक्लूड दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन सप्लाई एंड प्रोडक्शन। ना तो मैं पेट्रोल बेचती थी ना पेट्रोल बनाती थी, मैं तुम्हारे जितनी तो इतनी कैपेसिटी में थी नहीं, बट पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली एट हॉरिजॉन्टल लेवल सच एस इंटरमीडिएट या फिर कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट और इंटरमीडिएरीज अगर आपस में बीच में मिल जाते हैं और फिर ये लोग क्या करते हैं, आपस में डीलिंग करवाते हैं, 2 बड़े प्रोड्यूसर 2 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्टल। बस इतना सा चेंज आई कार्टल का, यहाँ से यहाँ तक बस। आ जाओ नेक्स्ट अमेंडमेंट में। आजकल एक प्रोसेस आ गया, सेटलमेंट प्रोसेस। CCI का मामू आपको नोटिस भेजेगा। अच्छा, नोटिस कभी CCI नहीं भेजता, DG भेजता है, डायरेक्टर जनरल, क्योंकि आपके एरिया में तो DG होगा ना। तो जैसे ही अगर DG आपको नोटिस भेजता है, आपको पता है मैं फंस जाऊंगा, अब तो मेरे ऊपर केस चलेगा, तो आप CCI को बोल देते हो, CCI मामू छोड़ो ना केस, हम आर्बिट्रेशन की तरह क्या कर लेते हैं, इसको सेटलमेंट करवा लेते हैं। तो अगर तुम सेटलमेंट चाहते हो तो पहला ऐसे प्रोसेस नहीं था सेटलमेंट का, तुमने इस एक्ट में कभी भी सेटलमेंट का प्रोसेस नहीं पढ़ा, लेकिन अब आ गया। देखो एक बार,
एनी पार्टी अगेंस्ट हुम इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड, जिसपे इंक्वायरी चालू हो चुकी है, फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, मतलब तुम्हारे पास नोटिस आ चुका है किसी अथॉरिटी का कि तुमने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में गड़बड़ी की है। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ने आपकी रिपोर्ट भी देख ली है, सच पार्टी अप्रोच सीसीआई फॉर सेटलमेंट बिफोर पासिंग द फाइनल ऑर्डर। तुम खुद सीसीआई मामू को बोल रहे माई बाप हमसे गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दो और तुम जो पेनल्टी लगाना चाहते हो लगा लो। तो ऐसे में तुम कंपाउंडिंग मांग रहे हो और कंपाउंडिंग का प्रोविजन पहले नहीं था, अब मांग है, ठीक है। द पार्टी कंसर्न में ऑल्सो अंडरटेक कमिटमेंट फॉर मॉडिफिकेशन, तुम जो बोलोगे मैं कर लूंगा, जितने अग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन बोलोगे मैं कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, माफ कर दो उसको। After the inquiry has been initiated before the final submission of report of director general, लेकिन डायरेक्टर जनरल ने एक बार पूरी रिपोर्ट बना के दे दी ना आपकी और फाइनली पेनल्टी ठोक गई, फिर तो क्या, फिर तो प्रूफ हो ही गया ना। जब सब कुछ प्रूफ हो गया उसके बाद हाथ पैर जोड़ने की जरूरत थी। हाथ पैर कब जोड़ोगे, जब इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है पर अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं बनी। एक बार ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लो। द कंसर्न पार्टी में ऑल्सो अंडरटेक कमेंटमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन, तुम जो मॉडिफिकेशन बोलोगे, जैसा मॉडिफिकेशन बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। आफ्टर द इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड, इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है बट बिफोर सबमिशन ऑफ फाइनल ऑर्डर, क्योंकि फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ, वही तो बीच में इंक्वायरी तो चल ही रही है ना। इतना शरीफ कोई नहीं होता बिना रेट पड़े, वो तो और भी अच्छा इंसान हो गया। आजा भाई, अपनी गलती मान रहा है तो वो तो शुरू से ही अलाउ है। हाँ हो सकता है, पर इसमें एक एडवांस लेवल बोल दिया, इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद भी हो सकता है। एक्चुअली में कंपाउंडिंग कब होती है, इंक्वायरी होने से पहले, और ये क्या है, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, हाँ हो गई है पर ख़त्म नहीं हुई है, बीच में चल रहा है ये सेटलमेंट वाला, बस हो जाएगा। PDF आ जाएगी ये तो हो जाएगा। अब तुम क्या पूछ रही थी, पेनल्टीज क्या थी, शॉर्टकट CPC MACD, C था केस एंड डिसीज ऑर्डर। तो केस एंड डिसीज ऑर्डर में क्या होता है, सामने वाले को बस थोड़ा बहुत धमका दिया, डांट दिया, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं ठोकी। P था पेनल्टी ऑर्डर, फिर कार्टेल की पेनल्टी अलग थी, नॉन कार्टेल की पेनल्टी अलग थी, वो तो तुम देख लोगी। CPC फिर कंपनसेशन ऑर्डर, तुम्हारी वजह से अगर किसी और को भी नुकसान हुआ है ना, तो अगर वो कोर्ट में आएगा और वो बोलेगा मुझे भी कंपनसेशन दिलाओ, तो फिर कंपनसेशन लेके देना। CPC MACD, M क्या था, मॉडिफाई, हमारे अग्रीमेंट्स में अगर चेंजेस लाना है तो मॉडिफिकेशन का तो वैसे भी अब प्रोसेस आ गया है कि 30 दिन में 25 दिन में रिप्लाई करना ही है तो है। फिर M के बाद C थे कंप्लायंस, जितने भी एक्ट से रिलेटेड कंप्लायंस है वो तुम्हें फॉलो करने पड़े। D का क्या था, डिवीज़न, डिवीज़न का केस अभी तक हुआ नहीं है कि एक कंपनी है वो 4 प्रोडक्ट में काम कर रही है, अगर आपको लगता है कि 4 में से एक उसकी जो प्रोडक्ट है वो वाइबल नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको बंद करो, बाकी 3 को चलाने दो, और बाकी 3 को भी एक साथ मत चलाओ, अलग अलग कर दो। जैसे एक ही कंपनी, सिंगल कंपनी 3 प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, हमको लगता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है, तो उसको अलग अलग कंपनीज में कन्वर्ट कर दो, सिंगल कंपनी। और कुछ आप लोगों को पूछना हो कंपटीशन एक्ट में? कुछ नहीं पूछना, सब पढ़ के आए हो। टेस्ट दे रहे हो क्या, टाइम टू टाइम आके दे रहे हो? वेरी नाइस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंपटीशन एक्ट के अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कोई भी फर्जी से अमेंडमेंट है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। लिमिट चेंज हो गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, 50 लाख तक थी, फिर 50 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें तो आपको उसी टाइम पढ़ा दी। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि एक कंज्यूमर, एक से ज़्यादा अगर कंज्यूमर है और उनका सेम इंटरेस्ट है, तो केस कौन लगा सकता था, उनके बिहाफ पे एक दिन चलता है। अब उनके देखो 2 वर्ड यूज़ कर दिए गए, इसमें एक चीज़ बस देख लेना, ऑन द बिहाफ एंड फॉर द बिहाफ। ऑन द बिहाफ का मतलब होता है उनके बिहाफ पे, और फॉर द बिहाफ मतलब उनके साथ अपने बिहाफ पे भी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे मान लो तुम हाँ फिर भी जा रहा है, ठीक है, ऑन द बिहाफ हो गया वो,
और फॉर द बिहाफ मतलब उसमें खुद भी इंटरेस्टेड है। तो अब दोनों प्रोविजन आ गए। आप किसी लॉयर को अपॉइंट करो, वो लॉयर क्या करेगा, आपके बिहाफ पे जाएगा, पर वो खुद थोड़ी इंटरेस्टेड होगा। और फॉर द बिहाफ मतलब आप खुद जा रहे हो, ये चीज़ बोल दी गई। तो यहाँ पे एक बस केस में देख दिया है कि वन और मोर कंज्यूमर व्हेन देयर इज अ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। पहले आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, डीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। टू फाइल अ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ, ये देखो ऑन बिहाफ हो गया, और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंज्यूमर सो इंटरेस्टेड, मतलब जो जो इसमें इंटरेस्टेड है। हो सकता है तुमने 4 लोग के हिसाब से कंप्लेंट लगाई, लेकिन अफेक्ट होने वाले, जैसे एक पिज़्ज़ा हट में तुम गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम 5 जने थे, तुम्हारे बिहाफ पे 1 जना चला गया। अब तुमको तो कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अलावा हो सकता है कोई दूसरा ग्रुप भी आया, उनकी तबीयत भी खराब हो गई, तो उनको भी मिलेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक की बात कर ली। अब इट इज नीडलेस टू पॉइंट आउट ऑल कंज्यूमर ऑन हुज बिहाफ एंड हुज बेनिफिट द प्रोविजन इज इन्वॉल्व। आपको ये जरूरी नहीं है कि पूरे पर्सन पता हो जिसके बिहाफ पे आप लोग जा रहे हो। शुड बी हैव सेम इंटरेस्ट, देयरफॉर कंप्लेन ऑन द बिहाफ भी हो सकती है, फॉर द बिहाफ भी हो सकती है। हो जाएगा, जरूरी नहीं है। अब देखो आगे इसको और क्लैरिफाई कर दिया है। आजकल प्लेंटिफ, पहले याद है हमारे साथ गलत होता था तो हम ही जाते थे, अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। देखो, इट नॉट ओनली परमिट प्लेंटिफ टू स्यू इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मतलब अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं जा पा रही कोर्ट, तो मेरे बिहाफ पे कोई और भी जा सकता है। बट ऑल्सो परमिट पीपल बी स्यू, जो डिफेंडेंट है ना, अगर उसके पास भी टाइम नहीं है तो वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। पहले उनको खुद को आना पड़ता था, अब रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविजन आ गया है कि कंप्लेनेंट भी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करवा सकता है। और अभी रिप्रेजेंटेटिव कहीं क्लैरिफाई नहीं किया है कि घर वाले होंगे, कोई भी हो सकता है। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया तो सामने वाला डिफेंडेंट आएगा केस को सेटल करना, तो डिफेंडेंट भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। पहले दोनों को खुद को आना पड़ता था। ये क्वालिफिकेशन आ गई है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपॉइंट होना है तो आपको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज का। देख लो एक बार, पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, जिसकी क्वालिफिकेशन कम से कम मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस, इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। पहले याद है अपन लिखते थे एज में भी प्रिस्क्राइब है। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो जज होगा, जो प्रेसिडेंट ऑफिसर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट हो रहे हो तो आप कोर्ट के भी काय के होंगे, डिस्ट्रिक्ट के, पर कौन से कितने साल का एक्सपीरियंस हो जाए, 7 साल का हो जाए। बट इन ऑर्डर टू अपॉइंट अ मेंबर, पर मेंबर के लिए अभी कुछ नहीं है, मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल किया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने, मतलब कोर्ट ने ये बोला तो था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी इसको वायलेट कर दिया। वायलेट कर दिया मतलब मेंबर्स पे अभी तक नहीं आई है। उससे आप लोग किसका करोगे, यहाँ से मेंबर्स का भी आया था कुछ 15 साल का, लेकिन अभी तक उसको माना नहीं है। तो जज का आ चुका है, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का आ चुका है। कितने साल का होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस, 7 ईयर्स। ऐसे अगर आप स्टेट कमीशन में अपॉइंट होंगे तो स्टेट लेवल पे कौन सी कोर्ट चलती है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर टू बी एलिजिबल एज प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन, और ये कौन होगा, जज ऑफ हाई कोर्ट। हो जाएगा। कुल मिला के सुन लो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए तो आ गई 7 साल की एक्सपीरियंस, और स्टेट कमीशन के लिए आ गई है 10 साल की। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन सी चलेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए। स्टेट कमीशन में कौन सी कोर्ट चलेगी, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। पुराने जज चल सकते हैं क्या, बिल्कुल जज चल सकते हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी चल सकते हैं, क्योंकि उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा ना आराम से। नेशनल का भी नहीं दिया। ठीक है, एक चीज़ ये मैं आपको पढ़ा चुकी है आपके साथ, जब भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाते हो या स्टेट से नेशनल पे जाते हो तो आपको अपनी पेनल्टी का 50% डिपॉजिट कराना पड़ता है, क्योंकि आप लोग वरना क्या करोगे, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख लगता है, तो 50%। और कॉम्पिटिशन एक्ट में अब कितना आ गया, 25%। कितना पैसा डिपॉजिट होगा, प्री डिपॉजिट कितना होगा, 50%। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्यों, ताकि आप लोग तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख नहीं लगाओ। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट प्री डिपॉजिट टू अवॉइड कैसी कंप्लेन, जो फालतू की कंप्लेन है
वो ना लगाओ, वरना क्या करते थे लोग, लगा देते थे। हाँ ये रिफंडेबल होती है अगर इनकेस आप केस जीत जाते हो तो, केस नहीं जीतते हो तो कोई रिफंड नहीं होगी, फिर तो कहाँ से होगी, फिर तो तुम्हारे पब्लिक की और पेनल्टी लगेगी। क्या इस अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है क्या? देखो, इट इज सेड दैट NCRDC, ये क्या होता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन, जो भी है नेशनल जो डिस्प्यूट है, कैन डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट एंड एनी अमाउंट हायर देन 50%। कितनी गजब की बात बोली गई है। इस 50% को हमारा नेशनल कमीशन को लग रहा है ये तो बिल्कुल फर्जी कंज्यूमर है, ये अपने 50% बचाने के लिए आया है, और बाकी 50% तो खैर डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा, तो 50% तो आपको डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा। बाकी के जो 50% है उसका क्या करें? NSDC को लगता है अगर ये कंज्यूमर बिल्कुल फर्जी है तो 50% को 100% भी कर सकता है। देखो लिखा हुआ है NCRDC क्या बोल रहा है, ये एप्लीकेंट टू डिपॉजिट एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट मतलब तेरे पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है ना स्टेट ने, तो पूरा 1 करोड़ जमा करा। ये किसके पास अथॉरिटी? सिर्फ नेशनल कमीशन के पास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के पास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के पास वैसे भी कोई भी नहीं होगी, नेशनल के पास, स्टेट के पास भी नहीं है। और या तो 70% जमा करा दे, 80% जमा करा, मतलब 50% तो लॉ ने बोला हुआ है, और ऊपर से नेशनल कमीशन को अथॉरिटी दे रखी है कि आप 50% को 100% तक कहीं पे भी लेके जा सकते हो। बस यही है, देख लो एक बार। स्टेट का उस एक्ट में लिखा है 50%, उसको फिर बढ़ा नहीं सकता वो, नेशनल का है अभी बढ़ाने का। 25% कंज्यूमर में नहीं है, कंपटीशन में है, कहीं ऐसा नहीं तुम मर्ज कर दो दोनों को। डन गाइस, कुछ पूछना है आप लोगों को? क्या पढ़े, कैसे पढ़े, पहले क्या पढ़े? देखो पार्ट बी पहले कर लेना, इजी है, क्योंकि बच्चों के अभी भी ऐसे रहते हैं कि इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन आई हुई है उनकी, तो पार्ट बी पहले कर लेना, 40 मार्क्स का है। उसके बाद 2 चैप्टर पकड़ लेना, कंपटीशन और कंज्यूमर। कंज्यूमर में से 12 मार्क्स का चैप्टर क्वेश्चन आया, कंपटीशन और कंज्यूमर पकड़ लेना। फिर उसके बाद पकड़ना फेमा। फेमा और फेमा के पार्ट्स हो जाएंगे, फिर तो बचेगा क्या, छोटे छोटे बचेंगे, जैसे रेरा बच गया, ठीक है। फेमा और फेमा के पार्ट्स तो सारे एक साथ हो गए। फिर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ उतना पढ़ लेना जितना पॉलिसी से पहले का था, वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3-4 पेज का कुल है। फिर पॉलिसी आ जाती है आपकी 50-60 पेजों की, वो छोड़ सकते हो। पॉलिसी जो थी ना 50-60 पेज की, लास्ट नहीं है FDI की, ठीक है, वो चाहो तो तुम्हारे होशियार बच्चे हो लास्ट तक पढ़ लेना, चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। और FTP कहाँ से पढ़ोगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके मैंने नोट्स लिखवाए थे, वो करवा लेना। इन केस अगर टाइम मिलता है तो कंपाइलर रीड कर लेना। वैसे तुम्हारे कंपाइलर में तो शायद वो होंगे, पुराना चैप्टर होगा, अमेंडेड तो मिल गया, ठीक है, हाँ, तो बस उसमें से कर लेना। चलो यहीं तक रखे, फिर और कुछ पूछना है? आंसर लिखना तैयारी कर स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। हाँ, घबराना मत, पेपर देने से पहले स्ट्रेस मत लेना, और पेपरों में अच्छे से सो जाना, ठीक है। पेपरों में सोते नहीं हो तो अगले दिन लिख नहीं पाते हो, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपन लिख नहीं पाते, तो स्ट्रेस को बिल्कुल शांत रखो। अब वो पॉइंट आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को, सच्चाई को मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, फेल होंगे, उससे ज़्यादा जीने मरने का कोई सवाल नहीं है। और बिल्कुल चिल होके पेपर दो, तो चिल होके पेपर दोगे ना तो दिमाग शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा तो ज़्यादा कर पाओगे। मुझे पता है लगेगा, स्टार्टिंग में तुम्हें सिर्फ आधा घंटा लगेगा एक आंसर लिखने में, तो तुम एक लिख लो, अगले दिन तुम्हें 20 मिनट लगेंगे, अगले दिन तुम्हें 10 मिनट लगेंगे, वो देख लो तुम्हारा अगर ज़्यादा बचा हुआ तो, ठीक है। 15-20 मिनट भी नहीं निकाल सकती, एक आंसर भी नहीं लिख सकती, तो बस, तो फिर वही प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, 1 डे बिफोर रिवीजन शॉर्ट नोट्स, जितने मैंने चार्ट्स बनवाए थे चैप्टर है, तुम्हें क्या करना है,
अभी 1 मंथ बचा हुआ है, तुम एक बार कंपाइलर जरूर पढ़ोगे। तो जब भी कंपाइलर पढ़ो हाइलाइटर लेके बैठना, जैसे जहां डेज, जहां फॉर्म और ये जहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें लग रही है वो हाईलाइट कर देना। 1 डे बिफोर क्या करना, कंपाइलर ओपन करना, जो जो हाईलाइट है वो कर लेना, जो जो चार्ट्स है वो कर लेना। पूरी लैंग्वेज पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। 1 डे बिफोर सोना भी है, ये बात याद रख लेना। सोगे नहीं तो पेपर नहीं कर पाओगे। मेरे साथ फाइनल में सेम ऐसा हुआ था, लास्ट पेपर तक चक्कर आ गए थे। तो सोना है, चिल मार के पेपर देने, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस वो चीज़ आपको समझनी, क्योंकि सच्चाई से भागो मत। सच्चाई से भागोगे तो फिर क्या होगा, डरोगे, और सच्चाई को फेस कर लोगे ना तो कभी नहीं डरोगे, आराम से दोगे तो रिजल्ट बेटर आएगा। चलो यहीं तक रखें, थैंक यू।